Hi, hello everyone. This is Chakit from VSC Global Education. In this video, we are going to discuss about why you should choose a university over a college or a polytechnic. Also, this video is quite relevant for anyone who is trying to go to any country for their higher education because universities have a different exposure when it compared to the colleges. So we are going to discuss everything in detail. So watch this video till the end because if you're confused that either you should go for the university or you should go to the college, then this would be a very helpful video for you because in this video we are going to discuss all the pros and cons. We are going to discuss about the visa probability. We are going to discuss about the work rights. So everything, and also we are going to calculate the expenses. So this is going to be a long video, so you would need to be really patient. जितना ज़्यादा आप उसको ध्यान से देखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आपको किस तरीके का क्या डिसीजन लेना चाहिए. ऑल्सो आई एम गोइंग टू मिक्स हिंदी इंग्लिश बोथ सो दैट कि जो पेरेंट्स हैं जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती है उनको भी ये वीडियो समझ आए. ऑल्सो जो बच्चे हैं जो अभी आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दी वेरी फर्स्ट पॉइंट कि यूनिवर्सिटीज़ क्यों जाना चाहिए. और इसमें मैं एक एग्जांपल लूँगा लेकहेड यूनिवर्सिटी का विच इज़ इन कनाडा, जिससे कि आपको ये समझ आए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एडमिशन के टाइम पर, कौन कौन सा एंट्री क्राइटेरियाज हैं, क्या आपको आइल्स वेवर मिलता है नहीं मिलता है, आइल्स का स्कोर कितना चाहिए, टेंटेटिव ट्यूशन फीस कितनी होती है. तो बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन हैं, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना. सो लेट्स स्टार्ट विद दी बेनिफिट्स फर्स्ट. तो बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो इमिग्रेशन है, जो आपके इवन फॉर द मैटर कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको घर मिलने में भी आसानी होती है. तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा. तो यूनिवर्सिटीज़ आर मोर रिनाउंड कंपेयर टू द कॉलेजेस और द पॉलिटेक्निक. ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक रिनाउंड नहीं होते हैं, बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा है, नाम बड़ा है, उनका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बड़ा है, उनके पास ज़्यादा वैरायटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पर ज़्यादा नेशनैलिटी के लोग आते हैं जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे पढ़ते हैं. तो every overall, if the university is renowned, then you would have a higher chances of गेटिंग अ बेटर जॉब. तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं फैक्टर है कि यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी रिनाउंड होगी उतना ज़्यादा आपको बेटर जॉब लगेगी. सेकंड इज़ दी एक्सपीरियंस एंड दी एक्सपोजर. देखो, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी थी तो वो तो आप इंडिया में भी कर सकते हो. अगर आपको सिर्फ एक डिग्री ही चाहिए थी वो आप इंडिया में भी ले सकते हो, या फिर आप जिस भी कंट्री से वीडियो वॉच कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, यू आर फ्रॉम श्रीलंका, नेपाल, एनी पार्ट, मिडल ईस्ट, कहीं से भी हो, अगर आपको डिग्री चाहिए तो और आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो वो तो आप कहीं से भी कर सकते थे. बट आपका जो क्राइटेरिया है कि हम मैं बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और दुनिया के लोग कैसे क्या काम करते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो वो आपको यूनिवर्सिटी में बेटर मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो जो बच्चे चाइना से आते हैं, जो बच्चे साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, जो लोग यूरोपियन कंट्री से आते हैं, वो सारे बच्चे, उनकी पहली प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी होती है क्योंकि उन कंट्रीज़ की जो मोस्टली गवर्नमेंट है, जो यूरोप की है, चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में अपना एक्सचेंज प्रोग्राम चलाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि वो यहाँ के बच्चे अपनी कंट्री में बुलाते हैं और अपनी कंट्री के बच्चे यहाँ की कंट्री में भेजते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ से उनके जो टाइप्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो व्हेन यू गो टू द यूनिवर्सिटी यू विल फाइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है इफ़ यू गो टू यूनिवर्सिटी, दैट यू गेट द एक्सपोजर. नाउ इट कम्स टू द एक्सपीरियंस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ऑन द कैंपस. जो यूनिवर्सिटी होगी उसमें हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सेक्शन होगा, उनकी अलग लैब्स होंगी, अलग उनका प्रैक्टिकल एरिया होगा, उनके अलग एक्सपेरिमेंट्स होंगे. तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपके पास इतनी वैरायटी के लोग इतनी अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए, वेर एल्स इन अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी उनका कैंपस छोटा होता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कैंपस होते हैं. वेर एल्स जो पॉलिटेक्निक होती हैं या फिर जो कॉलेजेस होते हैं, तो जितना छोटा होता जाएगा उतना उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर कम होता जाएगा. अगर मैं बात करूँ कनाडा की, वहाँ पर जीबीसी है, सेनिका है, फेंचॉ है, लैम्पटन है, इनके काफ़ी बड़े बड़े कैंपसेस हैं. अगर मैं बात करूँ यूके में 200 से प्लस ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेम, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे उनको अभी बैन कर दिया है कि दे कैन नॉट डू द वीज़ा हॉपिंग.
अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड में आपके पास जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बड़े हैं, AIS, सेंट हेलियंस, इसके बाद आपके पास अगर मैं टीपुकिंगा में बात करूँ जो कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स का एक सोसाइटी मान लीजिए, या एक ग्रुप ऑफ पॉलिटेक्निक विच कम्स अंडर टीपुकिंगा, विच हैज़ MIT, EIT, ओटागो पॉलिटेक्निक, वाइटीरिया, इनके कैंपसेस बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। आपको अगर मास्टर्स के लिए आप जा रहे हो तो आपको एक्सटेंडेड वर्क राइट मिलते हैं। एक्सटेंडेड वर्क राइट से मेरा मतलब है कि अगर डिप्लोमा वाले को 1 साल मिलेगा मास्टर्स के बाद, तो आपको 3 साल का मिलेगा फॉर doing your masters, and most of the countries have masters only at the university। तो वो भी आपको एक बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस और जो पॉलिटेक्निक होते हैं उसमें मोस्टली डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, मास्टर्स 1 या 2 मास्टर्स होंगी, वेर एल्स उनमें डिप्लोमा बहुत ज़्यादा होंगे। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको डिप्लोमा भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा, आपको मास्टर्स भी मिलेगा, और मास्टर्स में आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। इट ऑल्सो लीड्स टू PhD। जो बच्चे एक्चुअली में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए PhD अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर आप मास्टर्स वहीं से करोगे देन यू कैन लेटर ऑन कन्वर्ट दैट मास्टर्स इनटू अ PhD ऑल्सो। सो दैट इज़ अनदर वेरी बिग पॉइंट। इसके बाद आते हैं यू कैन टेक योर स्पाउस अलॉन्ग। सो अगर हम मास्टर्स कोर्स के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स कोर्स में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अलाउ द स्पाउस टू कम एंड गेट अ वर्क परमिट। लाइक फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, आफ्टर even if you do a master for 1 year, you get 3 years of post study work visa, and your spouse will also get 3 years of open work permit, which makes you eligible to work any place, any employer, any number of hours, any location। सेम गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया। UK में अगर आप मास्टर्स करते हो विद रिसर्च, देन यू गेट योर you can take your spouse along, same as the US, and in Canada if you go and do a masters you can take your spouse along। तो ये आपके प्लस पॉइंट है। एंड देन फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट हेयर इज कि यहाँ पर आपको आपके जो वीज़ा चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। देखो, कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक, जितना छोटा कॉलेज उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिशन क्राइटेरिया, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उतना हार्ड टू गेट इन। तो जब इमिग्रेशन देखती है कि ये बच्चा जो है एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहा है और एक ऐसे कोर्स को करने जा रहा है जो कि हाई इन डिमांड है, तो उनकी जो उस फाइल को देखने का जो तरीका है दैट बिकम्स वेरी पॉजिटिव, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द एडमिशन क्राइटेरिया एट द यूनिवर्सिटी, you have enough funds, you are going to a course which is in demand, so overall your profile becomes lucrative to the visa officer and then they grant you the visa। So students who are going for the master's program, they have higher chances of getting the visa compared to a graduate diploma or a postgraduate diploma। So this is what the benefit you are going to get if you're going for a master's program. Now, depending upon country to country and depending upon your profile, let me share the list of the documents which are required for in order to get the admission. So you would require your 10th, 12th, graduation, all mark sheets, and your degree, your work experience documents right from your offer letter, salary slips, experience letter, everything would be required। You would require your CV, your degree, your passport, front and back page। You would require your IELTS, PT, Duolingo, or TOEFL. Any of these 4 programs would be required in order to get the visa. Now, this depends from the college to college, university to university, and country to country, because Duolingo is somewhere acceptable for the admission purposes, but not accepted for the visa purposes. Same is the case with PT. It may be accepted, may not be accepted, so it depends which country. However, PT is still very widely acceptable, but Duolingo is not। You can apply for the conditional offer letter. So for example, you have not taken the IELTS exam yet, or PT exam yet, or TOEFL exam yet, but you still want to get the offer letter, so you can get the offer letter। You can also get IELTS waiver or PT waiver based on your class 12th or your graduation marks। So in New Zealand, if I talk about, if you have done your graduation from a section 1 university in last 5 years with more than 60%, then you become eligible to get an offer letter without the IELTS। But this is not applicable to all the university and all the courses. In some courses and some university, it would still be mandatory to get your IELTS or PT exam। Then you would require to write an SOP, which is statement of purpose. So you would need to mention why you have chosen this course, why you have chosen this university, why you have chosen this um, location. Everything has to be explained in a proper manner. And then your LORs, which is letter of recommendation,
So this can be from academic as well as from the professional. So anywhere you like, if you are just a fresh graduate, you have not done any internship or anything, you do not have any sort of work experience, then you would only require the academic ones. But if you have done the work experience, then you would need the both the LORs, and then you would be able to apply for your offer letter. Now, if I talk about the language proficiency requirement for PT, you require at least 58 overall, not less than 50 for a master's program. With IELTS, you would require 6.5, not less than 6. For Duolingo, your score should be at least 110. Your TOEFL requirement would be overall 18, no subset less than 19. So these are the generic entry requirements. Now, if I come to the application fees, so most of the universities abroad, they do have application fees. Application fees is the fees which you pay at the time of doing the application when you are applying for the offer letter. So for Canada, most of the universities have the application fees, most of the colleges have application fees. However, sometimes they do have IELTS waiver, which you can, sorry, sometimes they do have application fee waiver. So you can check out with your counselors that if you can get the application fee waiver as well or not. If you are in touch with us, our counselors will upfront will tell you if you are eligible or if you can get the application fee waiver. Also, the average yearly tuition fees for like I was telling you in the beginning that we would be covering Lakehead University. So their average tuition fees would be somewhere around 23,000 Canadian dollars. So for 1 year. Now, the visa processing takes roughly around 1.5 month. If you are applying to a university, you would need to pay 1 year tuition fees plus the GIC under the SDS category. If you want to check out what is the SDS category is and what are the norms, you can check out my other videos which are there on my channel. And then recent funds can work. So in Canada, if you're applying for the visa and if you have just arranged your funds, then it is absolutely okay, because in New Zealand you will require 3 to 6 months old funds to apply for the visa, and same is with Australia. For UK, your funds needs to be at least 20 days old, and loan, both secured and unsecured loan, works absolutely fine in Canada. Now, what are the open courses which you can still apply for Jan 25 intake? Masters of Science in Civil Engineering, Masters of Science in Mechanical Engineering, Masters of Science in Biology, Masters of Science in Chemistry, Masters of Education, Masters of Education, Education for Change. Then you have Masters of Education with specialization in Grantology, and then Masters of Science in Physics, which is MSc. So all these programs are available for you to apply for Jan 25 intake. So if you are looking forward to go to Canada for your masters and you want to avail all these benefits what you get in your masters program, then you can definitely get in touch with us. There's a link given in the description through which you guys can get in touch with us, and we'll be more than happy to help you. Thank you for watching this video. I hope you got a lot of information about how to get the admission, the documents required, and all of the things which were useful for you. You still have any question, then write it in the comment section, or you can get in touch with us through the link given in the description. So thank you for watching this video. We shall see you in our WhatsApp. Take care of yourself. Bye bye.